Everyone, good evening. Good evening everyone. वेलकम टू टाइम्स कोचिंग सेंटर। टाइम्स कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हो आप सब लोग? मंजे जी, राम कुमार, राजेश, रोहित। अरे बाप रे, आज से मेरी आंख लग गई। पता है, आपकी क्लास से जस्ट 5 मिनट पहले मेरी आंख खुली। पता नहीं आंख कैसे लग गई। खाना खाया था, खाना खा के थोड़ा सा ऐसे नोट्स से बना रही थी, कुछ पढ़ रही थी, और पढ़ते समय जो नींद आती है उसका तो क्या ही कहें हम। अब हम लोगों की हैबिट नहीं रही है ना पढ़ने की। साउंड नहीं है क्या? साउंड नहीं है? उल्लू बनाते हो आप लोग, है ना? सुधर जाओ आप लोग, उल्लू बनाते हो कि साउंड नहीं है। कभी कभी तो पढ़ते पढ़ते ऐसी नींद आती है। अब आप लोग तो भैया, आप लोगों का तो शेड्यूल है, आप लोगों की हैबिट है। आप लोगों की तरह पढ़ते हुए मुझे पता नहीं कितने साल हो गए, कब पढ़ी होंगी इतनी। अब तो बस वही है, कभी कभार पढ़ लिया, 1-2 घंटे पढ़ लिया तो पढ़ लिया, बस हुआ है। तो पढ़ाई होती ही नहीं है। अब पढ़ाई होती ही नहीं है, पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता है। इनफैक्ट पता है, मेरी पीएचडी चल रही है ना? तो उसके लिए भी मुझे बहुत पढ़ना है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है ये पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में मुझे मेरी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, तुम लोगों को पढ़ाने के चक्कर में। ऐसा हाल हो रखा है। चलो फिर आइए सब लोग लाइव फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और यार बहुत पढ़ा पढ़ा के ना सर सा भी एकदम भारी हो गया है। कुछ दिन कहीं घुमा लाओ यार मुझे। हाँ, कहीं घुमा लाओ आप लोग मुझे। मैम गजब पढ़ाते हैं आप। वही तो कह रही हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मैं पढ़ना भूल गई। जब मैं पढ़ती हूँ तब भी मेरे आसपास के लोग पता क्या कहते हैं कि तुम पढ़ भी काजल ऐसे रही हो अभी कि जिस तरीके से आप किसी को पढ़ा रही हो। तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब, थोड़ा आप करेंगे ठीक, लेकिन पढ़ते रहना चाहिए हमेशा। अच्छा नीरज, आपका भी पीएचडी चल रहा है? कहाँ से पीएचडी कर रहे हैं आप? अच्छा, राम कुमार कह रहे एमटीएस का कट ऑफ कितना जाएगा? बेटा अभी मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, मैं थोड़ा सा अगर देख लूंगी उसके बाद मैं बता सकती हूँ। कहीं घुमा लाओ यार। बहुत आपका कॉपी कोई नहीं है मैम। अच्छा पिंकी जी, ऐसा नहीं है, ऐसा मैं क्या पढ़ाती हूँ। कहीं घुमा लाओ, बड़ा परेशान हो रहे हैं आप बहुत। पता है जब लगातार क्लास ले लो ना, आपको मालूम है मैं सुबह कितने बजे से क्लास ले रही हूँ? खड़े खड़े रहने में पाँव में दर्द होने लग जाता है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि बस थोड़ा सा मैं बैचेस होल्ड करूँ और थोड़ा सा अपने आप को भी समय दूँ। घर वाले भी बहुत पीछे पड़ रहे हैं, शादी वादी कर लो। तो अब मुझे लगता है मुझे शादी वादी भी कर लेनी चाहिए, है ना? यही चाहते हो ना आप लोग भी? मैम गोवा चलो। अच्छा, गोवा जाने के लिए मिनिमम 5-6 दिन होने चाहिए मेरे पास। और अगर 5-6 दिन मैंने नहीं पढ़ाया ना तो आप लोग मेरे घर आ जाओगे पढ़ने मुझे। आप लोग मेरे घर आ जाओगे कि मैम पढ़ाओ हमें। चलो स्टार्ट करें फिर आज की क्लास। हाँ जी, घूमने जाएंगे, कहीं घुमा के लाओ। आप लोग घुमा के लाओ। अब मेरा तो बहुत हो गया। बिहार तो आप आना नहीं चाहेंगी, ऐसा क्यों पिंकी? बिहार नहीं आना चाहेंगे? बिहार में आप लोगों की छठ पूजा देखने का मेरा बड़ा मन है, कभी आऊंगी। अच्छा, एक कह रहे मैम शादी नहीं हुई आपकी। कैसे हो यार आप लोग, बहुत मजाक करते हो। पप्पू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उज्जैन चले? अच्छा, ऐसे बात करें से बगल में ही हो सब कुछ। चलो फिर आप क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। और बिहार आऊंगी बेटा, मैं बहुत जल्दी आऊंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद असलम। शादी के बाद भी पढ़ाइएगा। तो ये किसने कहा कि मैं शादी के बाद पढ़ाना छोड़ दूंगी? नहीं, पढ़ाने के लिए शादी ना करूं वो चल जाएगा, लेकिन मैं बिना पढ़ाई नहीं रह सकती। अब बिना पढ़ाई नहीं रह सकती। तो ऐसा नहीं है कि शादी के बाद नहीं पढ़ाऊंगी। शादी करूंगी, सबसे पहले अपने ससुराल में स्टूडियो बनवाऊंगी और बाकी काम तो बाद में करूंगी, है ना? दहेज में स्टूडियो लेकर जाऊंगी अपना, और कुछ नहीं है हमारे पास दहेज में। चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 से 2 मिनट पहले स्टार्ट कर ली थी, इसलिए मुझे लगा आप लोगों से बात कर लूं, तो वो हो गई है बात। अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज से मैं ना ब्लैक बोर्ड रखूंगी यार। ग्रीन रख के ना थोड़ा इंसान को चेंज लाना चाहिए। परिवर्तन ही संसार का नियम है, जानते हैं ना आप कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, बाकी सब तो टेम्परेरी है। चलो, तो आज से ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाएंगे, फिर कुछ दिन के बाद एक नया कलर करेंगे बोर्ड का। इससे थोड़ा सा मजा आता है ना।
चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। स्टमक कंप्लीट हो चुका था, पेट में डाइजेशन कंप्लीट हो गया था। और पेट में डाइजेशन मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा प्रोटीन का होता है। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि स्टमक में टोटल 3 से 4 घंटे तक आपके डाइजेशन होने तक 3 से 4 घंटे लग जाते हैं आपके बॉडी में, आपके स्टमक में। एक कह रहे हैं आप कैसा हस्बैंड चाहती हैं, जैसा मिल जाए। अब हस्बैंड का क्या है, क्या चाहते हैं, और कितना ही चाह लें, जो मिलना है वो मिल जाएंगे, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मैं ऐसा चाहती हूँ कि मुझे वो मिले वो मिले, जो मिलेंगे बस विचार मिलने चाहिए, बाकी क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने लास्ट क्लास में स्टमक कंप्लीट कर लिया था। अब जरा बताइए स्टमक के बाद फूड कहाँ जाता है। तो जब मैंने आपको पहली क्लास में ही फ्लो चार्ट क्यों बनवाया था, इसीलिए तो बनवाया था कि आप मुझे बताओ कि ऐसे आपका ये स्टमक है, तो स्टमक से जस्ट नीचे की तरफ ऐसे बच्चों आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो जैसे ही स्टमक में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, तो कल की क्लास में मैंने बताया था यहां पर एक वॉल्व होता है, पाइलोरिक वाल्व। पाइलोरिक वाल्व इसकी ओपनिंग होगी, और जैसे ही ये पाइलोरिक वाल्व, लिख लो, पाइलोरिक वाल्व होता है, इसकी ओपनिंग हो जाएगी। और ओपनिंग होने से यहां से सारा का सारा खाना है वो कहां पर चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, छोटी आंत में चला जाएगा। सारा खाना पेट से नीचे की तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है, छोटी आंत में आ चुका है। अब हम पढ़ेंगे आज स्टमक के बाद नेक्स्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन बोले तो छोटी आंत, छोटी आंत। और जब छोटी आंत के बारे में बात करते हैं तो क्या क्या बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो सुन लीजिए कि स्टमक से खाना आता है पाइलोरिक वाल्व की ओपनिंग होने से स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये आपकी छोटी आंत है। आपके लोअर एब्डोमिनल, आप जानते हैं एब्डोमिनल क्या होता है, पहले तो ये बताओ। ये कुछ बायोलॉजी के शब्द हैं, आपको मालूम होना चाहिए। एब्डोमिनल का मतलब होता है उदर गुहा। बच्चों देखो, आपके जहां पर चेस्ट वाला पार्ट खत्म हो जाता है, इसे बोलते हैं जहां फेफड़े, आपका हार्ट होता है, फेफड़े होते हैं, जहां पर रिब्स केज होता है, पसलियों का पिंजरा होता है, इसे थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। ये चेस्ट वाला पार्ट है, इसे थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। जहां पर चेस्ट वाला पार्ट खत्म हो जाता है, उसके जस्ट नीचे के वाला पार्ट जहां पर आपका पेट स्टार्ट होता है, उसे एब्डोमिनल पार्ट कहा जाता है। जहां पर आपका चेस्ट वाला थोरेसिक कैविटी खत्म हो गया, उसके जस्ट नीचे की तरफ आप बताओगे एब्डोमिनल पार्ट स्टार्ट हो जाता है, तो उस कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी कहा जाता है। यहां से ये पेट वाला हिस्सा है ना, इस सारे को स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वाले हिस्से को बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा कहा जाता है। तो कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की लोकेशन क्या है, ये कहां होते हैं, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे बेटा एब्डोमिनल कैविटी में, उदर गुहा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आप बताओगे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो नाम में स्मॉल है, इसी स्मॉल इंटेस्टाइन से जस्ट नीचे की तरफ ऐसे घूम के आती है आपकी बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन। तो एक्चुअली हमारे एब्डोमिनल में 2 इंटेस्टाइन होती हैं, एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन। एक छोटी आंत, एक बड़ी आंत। अब छोटी आंत नाम में ही छोटी आंत है, छोटी आंत नाम में छोटी है, लेकिन इसकी लेंथ बड़ी से भी बड़ी होती है। इसकी जो लेंथ होती है, इसकी जो लंबाई होती है, वो होती है अप्रोक्स 6 से 6.25 मीटर। हाँ, किसी किसी की हाइट बहुत ज्यादा है तो उसका स्मॉल इंटेस्टाइन 6.5 मीटर तक का भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो 6 से 6.25 मीटर होती है। और जब मैं आपको लार्ज इंटेस्टाइन करवाऊंगी तो लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ बताऊंगी, वो सिर्फ 1 से 1.5 मीटर लंबी है। लार्ज इंटेस्टाइन है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, LI लिख देती हूं, बड़ी आंत, ये होती है 1 से 1.5 मीटर। अब आप सोच रहे होंगे तो मैम फिर इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं और इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा लंबाई में तो स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी है। जैसे हमारे घर में 2 बहनें होती है, छोटी वाली बहन है उसकी हाइट लंबी हो गई और बड़ी वाली बहन है उसकी हाइट छोटी हो गई, है ना, ऐसा होता है ना। तो ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन वो छोटी बहन है जिसकी लंबाई बड़ी है। अब इसको स्मॉल इंटेस्टाइन
क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसका डायमीटर बोले तो व्यास, इसका डायमीटर जो होता है वो कम होता है बेटा। इसका डायमीटर होता है 1 इंच का और इसका डायमीटर होता है 3 इंच का। तो इसका डायमीटर, इसका व्यास ज्यादा है, इसलिए आपने इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला, और इसका डायमीटर कम है लेकिन इसकी लंबाई ज्यादा है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोल दिया। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा ऑर्गन या सबसे बड़ा हिस्सा किसे माना जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन को। डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, देन लार्ज इंटेस्टाइन होता है, फिर बाकी सारे आपका पेट, फूड पाइप, ये सब काउंट होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन याद रखिएगा, इसकी लेंथ भले ही ज्यादा है लेकिन इसका नाम फिर भी स्मॉल इंटेस्टाइन रहेगा बिकॉज इसका डायमीटर कम होता है। अब जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो इसके 3 हिस्से होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, जरा सुनिएगा। इसके 3 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से को बोलते हैं ड्योडेनम। पहले हिस्से को कहा जाता है ड्योडेनम। हिंदी में अंतर्ग्रहणी बोलते हैं, लेकिन ये अंतर्ग्रहणी नाम से आए या ना आए, एग्जाम में ड्योडेनम लिखा हुआ आ सकता है। दूसरा होता है जैजुनम। ड्यूडेनम, जैजुनम, और तीसरा हिस्सा होता है उसे कहा जाता है इलियम भाग, इलियम पार्ट। अब नाम तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसमें मैं क्या ट्रिक बता दूं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से हैं, ड्यूडेनम, जैजुनम, इलियम। ये 3 भाग में बटी हुई होती है। ऐसे ही मैं आगे बताऊंगी लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, सिक्कम, कोलोन, रेक्टम, वो बात की बात है, छोड़ दो। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से हैं। अब जरा देखो कौन कौन से होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का, कौन सा पार्ट ड्यूडेनम होता है और कौन सा पार्ट जैजुनम होता है, वो सुनना। पेट से जस्ट नीचे की तरफ लगा हुआ हिस्सा है ये वाला पाइप, इसको बोलते हैं डी बोले तो ड्यूडेनम। पेट से जस्ट नीचे की तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन जहां स्टार्ट हो रही है तो उस हिस्से को ड्यूडेनम कहा जाता है, उस हिस्से को ड्यूडेनम। उसके बाद वाला बीच वाला हिस्सा ये वाला है ना, ऐसे मुड़ा हुआ, इसे कहते हैं जैजुनम, इसे जे वाला पार्ट कहते हैं। और जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो रही है और यहां से आपकी ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो रही है तो इस हिस्से को कहा जाता है इलियम। इस हिस्से को हम इलियम भाग बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पेट से जुड़ा हुआ छोटी आंत का कौन सा हिस्सा है, तो वो तो हो जाएगा ड्यूडेनम। फिर बड़ी आंत से जुड़ा हुआ हिस्सा कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका इलियम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ड्यूडेनम, जैजुनम, इलियम। अब मैं आपको क्या बताना चाह रही हूं वो बात जरा ध्यान से सुनना। जैसे ही पेट से खाना आया, इस वॉल्व के खुलने से सारा पेट का खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा हिस्सा है, ड्यूडेनम वाला हिस्सा है, तो इसमें आपका खाना पड़ा है। और इसी ड्यूडेनम से 2 ऑर्गन, जो ऑर्गन ग्रंथियों की तरह काम करते हैं, वो जुड़े होते हैं। इसी ड्यूडेनम से ऐसे आपका लीवर जुड़ा हुआ होता है बच्चों यहां पर, और इसी ड्यूडेनम से यहां नीचे की तरफ पेड़ के पत्ते जैसा पेनक्रियाज होता है। चलो इमेज दिखाती हूं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, इस इमेज में आप देखोगे तो ध्यान से, ये आपका स्टमक था, दिख तो रहा ना, हाँ, ये आपका पेट था, और इस पेट से जस्ट नीचे की तरफ ये देखो यहां से पार्ट स्टार्ट हो गया, तो इस पार्ट को ड्यूडेनम बोलते हैं। और इसी ड्यूडेनम से ये आपका लाल लाल जो दिख रहा है ना, ये आपका लीवर जुड़ा हुआ है, ये आपका लीवर है। और इसी स्मॉल इंटेस्टाइन से यहां पर देखो, ये हरा सा छोटा सा दिखा रखा है, मैंने ऐसे बनाया था ना, ये देखो, ये आपका ड्यूडेनम वाला पार्ट है। तो यहां पर हो गया ऐसे लीवर जुड़ा हुआ है, और यहां पर ऐसे पेड़ के पत्ते जैसा यहां पर ये पेनक्रियाज जुड़ा हुआ होता है, अग्नाशय जिसे आप बोलते हैं। मैं आपको एक इमेज बनाकर, खुद बनाकर आपको दिखाती हूं। अच्छा, इमेज बनाकर क्या, देखो मैं आप लोगों को दिखाती हूं कैसे होता है, और अच्छे से आपको देखना है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है, इससे 2 ऑर्गन जुड़े हुए हैं, वो अंग हैं, लेकिन वो किसकी तरह काम करते हैं, वो काम करते हैं ग्रंथि की तरह काम। हम पढ़ेंगे कि क्यों ग्रंथि की तरह काम करते हैं। ये देखिए आपका लीवर,
ये देखो लीवर, इसे दिखा रखा है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम वाला पार्ट है, ये रहा ड्यूडेनम, ऐसे पाइप है, मैंने कहा था ऐसे पाइप रहता है, तो ये रहा आपका ड्यूडेनम, इसने इतना ही बनाया, इतना इतना, ये हो गया ड्यूडेनम। तो इसी ड्यूडेनम से यहां कौन जुड़ा हुआ है, ये आपका ऐसे लीवर जुड़ा हुआ है, ये रहा लीवर, ये रहा लीवर। और इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट से फिर यहीं से इसने जोड़ रखा है, ये देखो, ये रहा पेड़ के पत्ते जैसा एक ऑर्गन जिसे हम क्या बोलते हैं, पेनक्रियाज। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो लीवर और पेनक्रियाज होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के किस हिस्से से जुड़े हुए होते हैं। तो लिखोगे कि जो लीवर और पेनक्रियाज होते हैं वो ड्यूडेनम से कनेक्टेड होते हैं, इसे हिंदी में ड्यूडेनम लिखो, या मैंने ऊपर लिखा हुआ अंतर्ग्रहणी वो लिखो। तो इस ड्यूडेनम से हमारे दो ऑर्गन कनेक्टेड हैं, पहला कौन सा, लीवर, जिसे आप यकृत बोलो या जिगर भी बोलते हो, कोई भी नाम लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आप बताओगे इसी से जुड़ा हुआ एक ऑर्गन और, कौन सा, पेनक्रियाज, जिसे हम हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। पेट को हिंदी में अमाशय बोलते हैं, पेनक्रियाज को हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। और ये दोनों ही किसकी तरह काम करते हैं, ग्लैंड्स की तरह, ग्रंथियों की तरह काम करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये दोनों जूस बनाते हैं। ये दोनों क्या बनाते हैं, जूस बनाते हैं। जूस का मतलब पीने वाला जूस नहीं है, पहले ही बता चुकी हूं। जूस का मतलब है जो डाइजेशन में हेल्प करे, जो डाइजेशन में हेल्प करे। समझ में आ गई मेरी बात, जो डाइजेशन में हेल्प करे उसे जूस बोलते हैं। एक बार फिर से सुन लो कि ऐसे पाइप था, इस पाइप से यहीं पर आपका लीवर जुड़ा हुआ था पाइप्स डक्ट्स के थ्रू, और यहीं पर आगे चलकर ये ऐसे घूमता है, तो एक पेनक्रियाज नामक ऑर्गन भी इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट बात मैं आपको क्या बताने वाली हूं। खाना आपका कहां है, खाना है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड है। थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर दो ना, थोड़ी सी ब्राइटनेस और कम कर देती हूँ जाके और अच्छे से, ये लो, चलो। तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाना है, ऐसे पेट से आ रहा है इस ड्यूडेनम में। जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के इस ड्यूडेनम में खाना आया, तो ड्यूडेनम में जब खाना पड़ा है तो इस ड्यूडेनम में खाने को देखकर आपके लीवर इस खाने के अंदर डाल देता है एक जूस। और कौन सा जूस डालता है तो उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ये देखो मैंने इसको ऐसे बना दिया, आप ऐसे समझ लो कि ये आपका ड्यूडेनम वाला हिस्सा है, ये क्या है, ड्यूडेनम है। इस ड्यूडेनम में आया है पेट से खाना, ऐसे खाना पड़ा है, मान लो ऐसे खाना आ रहा था। जैसे ही खाना आया तो यहां से आपके लीवर को दिखा कि भाई साहब खाना आ गया है, तो लीवर एक जूस बनाता है जिस पर बात करेंगे। तो लीवर ने जूस एक डक्ट की सहायता से, ये नली है, इस नली की सहायता से यहां पर आप अपना जूस ट्रांसफर कर दिया। ऐसे ही बच्चों इसी ड्यूडेनम से फिर एक और ऑर्गन जुड़ा है जिसका नाम क्या है, ऐसे इसे बोलते हैं हम पेनक्रियाज, इसे बोलते हैं हम अग्नाशय, अग्नाशय। तो जैसे ही अग्नाशय को दिखेगा कि खाना आ चुका है, थोड़ा सा ड्यूडेनम में लीवर से आगे की तरफ खाना जाएगा, कुछ इस हिस्से में आएगा खाना, इस हिस्से में, तो पेनक्रियाज को दिख जाएगा कि भैया यहां पर तो खाना आ गया है, मुझे अपना जूस यहां ट्रांसफर करना है। तो मैंने कहा है ये आपका लीवर हो गया, ये आपका लीवर, यकृत। और इसी लीवर के जस्ट नीचे की तरफ एक थैली जैसा ऑर्गन जुड़ा हुआ होता है, उसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर। इस पे बात करेंगे अभी। आम भाषा में आप इसे पित्त की थैली बोलते हो, आम भाषा में आप इसे पित्त की थैली बोलते हो कि फलाना इंसान के पित्त की थैली में स्टोन हो गया इसलिए उसको हटा दिया। हिंदी में इसे पित्ताशय कहा जाता है। तो अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सुनो ध्यान से। जैसे ड्यूडेनम में खाना आया, खाना ड्यूडेनम में, मैं ये नहीं कह रही हूं खाना लीवर में जा रहा है, क्या खाना यहां से यहां लीवर में पहुंच जाएंगे क्या, नहीं, ये खाने का रूट नहीं है, खाना यहीं रहेगा। मैं ये नहीं कह रही हूं कि खाना पेनक्रियाज में पहुंच गया, नहीं, खाना ड्यूडेनम में ही रहता है। जब खाना इस हिस्से में आया तो लीवर ने इस खाने के अंदर अपना जूस डाल दिया।
अपना रस डाल दिया। जब खाना थोड़ा सा आगे की तरफ और खिसका तो पैनक्रियाज ने अपना यहां से जूस डाल दिया यहां पर। इसीलिए लीवर और पैनक्रियाज जब जूस बनाते हैं और जूस बनाकर अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में ट्रांसफर कर देते हैं तो इनको हम ग्लैंड्स, इनको हम ग्रंथियां बोलते हैं। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लीवर और पैनक्रियाज अपने जूस स्मॉल इंटेस्टाइन के किस हिस्से में ट्रांसफर करते हैं। सुनो ध्यान से, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा कि लीवर एंड पैनक्रियाज, यकृत और अग्नाशय अपना रस छोटी आंत के किस हिस्से में ट्रांसफर करते हैं? ड्यूडेनम में करते हैं। खाना लीवर में नहीं जाता है, अगर गया तो कभी वापस नहीं आ पाएगा, बात सुन लेना ध्यान से। ना ही खाना पैनक्रियाज में जाता है, खाना गॉल ब्लैडर, खाना आपका पड़ा है ड्यूडेनम में और यहां से लीवर ने अपना जूस, पैनक्रियाज ने अपना जूस। इसका मतलब मैम ड्यूडेनम वाले हिस्से से दो ग्रंथियां जुड़ी हुई हैं, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। यस, तो हमें ये दोनों पढ़नी पड़ेंगी। तो ड्यूडेनम में ए नंबर डाल के लिखिए लीवर। अब हमें लीवर के बारे में यहां पर पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि लीवर इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। लीवर अपना जूस बना रहा है और वो जूस क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें लीवर पढ़ना पड़ेगा। लीवर के बारे में जो जो पॉइंट डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हेल्पफुल है वो तो कम से कम पढ़ने ही पड़ेंगे आपको। जब लीवर की बात करते हो तो ध्यान से सुन लीजिएगा। लीवर के बारे में स्टडी करना, लीवर के बारे में डिटेल में अध्ययन करना हिपैटोलॉजी कहलाता है। टू स्टडी अबाउट लीवर इज नोन एज हिपैटोलॉजी। यकृत के बारे में अध्ययन करना हिपैटोलॉजी कहलाता है। साइंस में हिपैटिक, हिपैटिक ये दोनों शब्द किसके लिए काम में लिए जाते हैं? लीवर के लिए। अगर आप कभी किसी हॉस्पिटल में गए होंगे, उस हॉस्पिटल में एक कमरा होता है जहां पर सबके लीवर के सैंपल, सबके लीवर के टिश्यू रख रखे होते हैं, तो उसके बाहर लिखा हुआ होता है हिपैटिक रूम। हिपैटिक रूम ऐसे लिखा हुआ होता है। तो हिपैटिक या हिपैटो शब्द किसके लिए काम में लिए जाते हैं बच्चों? लीवर के लिए काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे जरा ध्यान से सुनिएगा। लीवर में जो सबसे ज्यादा सेल्स होती हैं, लीवर के अंदर जो सबसे ज्यादा कोशिकाएं होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है हिपैटिक सेल्स। इन्हें क्या कहा जाता है? हिपैटिक सेल्स कहा जाता है, हिपैटिक कोशिकाएं कहा जाता है। एक एक लाइन में क्वेश्चन बनेगा और वही एग्जाम में आते हैं। यकृत के अंदर जो सबसे ज्यादा संख्या में कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें हम हिपैटिक कोशिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। अगली बात क्या है? ये जो हिपैटिक सेल्स हैं इनमें हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होती है। हाईएस्ट रीजनरेशन का मतलब है कि अगर आपकी हिपैटिक सेल्स डैमेज हो जाती हैं, मान लो किसी कारण ये नष्ट हो गई हैं, तो इनमें सेल डिवीजन होने की कैपेसिटी बहुत फास्ट होती है और ये कुछ दिनों में वापस से रीजनरेट हो जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी का वो कौन सा ऑर्गन है जो सबसे कम समय में सबसे अधिक रीजनरेट हो जाता है? रीजनरेट का मतलब होता है पुनः निर्माण, वापस से निर्माण हो जाना जिसका। तो मैं आपको बता देती हूं कि जो लीवर है उसके अंदर जो सेल्स होती हैं उसके अंदर सबसे अधिक पुनः निर्माण की शक्ति होती है। मतलब थोड़ी बहुत ये नष्ट हो गई तो इनमें बहुत जल्दी सेल डिवीजन होगा और कुछ दिनों में जहां से भी वो नष्ट हुई थी वो वापस बन जाती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि हम हमारे लीवर को टुकड़ों में डोनेट कर सकते हैं। अगर आपका हेल्दी लीवर है, हेल्दी का मतलब है आप अल्कोहल नहीं लेते हो, आप शराब नहीं पीते हो, बीड़ी नहीं पीते हो, तंबाकू नहीं पीते हो, गुटखा नहीं खाते हो, तब तो आपका लीवर भैया बहुत हेल्दी है। या आप मतलब आपको कोई लीवर से संबंधित कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो आपके लीवर को बाहर निकाल के मैं बीच से चाकू से काट के इधर फेंक दूं ना, तो कुछ दिनों के बाद इससे एक नया लीवर बन जाएगा, इससे एक नया लीवर बन जाएगा। मालूम है आपको? इसीलिए तो हम हमारे लीवर को टुकड़ों में डोनेट कर सकते हैं कि आप अपना 20%, 30%, 40% लीवर किसी को डोनेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपना 20% लीवर डोनेट किया, बाकी 80% तो आप में है ना, बाकी की 80% सेल्स हैं वो इतना जल्दी सेल डिवाइड करेंगी और कुछ दिनों के अंदर वापस उस 20% को भर लेंगी। तो लीवर को अब आप बोलोगे मैम
कि फिर तो आप ये कहोगे कि मैम जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग अल्कोहल पीते हैं, उनका लीवर डैमेज हो जाता है, तो फिर वो वापस रीजनरेट क्यों नहीं होता? बेटा डैमेज होना एक अलग चीज होती है। शराब पीने से तो ये हिपैटिक सेल्स परमानेंट खत्म हो जाती है, ये खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, नष्ट हो जाती है, इनमें पस पड़ जाता है, खराब हो जाती हैं। तो जो सेल्स हेल्दी होती हैं उनमें सेल डिवीजन होकर वापस रीजनरेट हो सकती हैं वो, वरना तो आप पीते जाओगे आपका लीवर वापस रीजनरेट होता जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आपने देखा होगा अभी अमिताभ बच्चन जी को उनके कोई 20 या 25% लीवर का ट्रांसप्लांटेशन होना था, शायद हो गई है उनकी सर्जरी वर्जरी भी, अभी कोरोना के काल में आ रही थी न्यूज ये। तो याद रखिएगा कि लीवर ऐसा ऑर्गन है जिसकी सेल्स के अंदर सबसे ज्यादा रीजनरेट होने की कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट अगली बात क्या आती है, जब आप लीवर के बारे में बात करते हो तो लीवर का वेट कितना होता है, कितना वजन होता है, कितने वजन का आपका लीवर होता है। लीवर का कलर क्या होता है, एक बच्चा पूछ रहा है, मैं बता दूंगी लीवर का रंग कैसा होता है। अगर आप लीवर के वेट के बारे में बात करते हो तो 1.5 टू 1.7 किलोग्राम के लमसम का आपका ये होता है। 1.5 किलोग्राम लिख लो आप, ठीक है। अगला, लीवर का कलर कैसा है? कलर होता है इसका रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का, लाल भूरे रंग का होता है। शायद इस इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे कुछ लाल भूरे रंग का होता है आपका लीवर। अब जब मैं लीवर के बारे में बात करती हूं कि हम यहां पर क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसकी बात सुनिए जरा ध्यान से। लीवर बनाता है एक जूस, जिस जूस का नाम होता है बाइल जूस। लीवर एक जूस बनाता है जिसे बाइल जूस बोलते हैं, पित्त रस बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हाँ जी मैम 20% लीवर डोनेट करने पर कितने दिन लगेंगे वापस बनने में? अप्रोक्स 20-22 दिन लगते हैं, अप्रोक्स 20-22 दिन में वापस बन जाता है, ठीक है। चलो सुनो, तो लीवर का जो कलर है वो होता है रेडिश ब्राउन, लाल भूरे रंग का होता है। अप्रोक्स 1.5 किलोग्राम, 1.5 किलो के लमसम आपका लीवर का वजन होता है। और लीवर एक जूस बनाता है। एक बात बताऊं, ये जूस 24 घंटे बनते रहता है। कौन सा जूस? बाइल जूस आपके बॉडी में लीवर 24 घंटे बना रहा है। चाहे आप सो रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपका लीवर बेचारा 24 घंटे जूस बना रहा है। और जिस दिन ये जूस ज्यादा हो जाता है, बाइल जूस बनाया तो किसने है? लीवर ने। और जिस दिन ये ज्यादा हो गया, मतलब अगर ज्यादा बन गया, एक्सेस हो गया, तो लीवर अपने जस्ट नीचे की तरफ एक थैली सी रखता है। ये रहा थैली जैसा ऑर्गन, इसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली। तो अगर लीवर ने ज्यादा बना दिया तो ऐसे लीवर इस थैली के अंदर स्टोर कर लेगा, इसे गॉल ब्लैडर बोलते हैं, पित्त की थैली बोलते हैं। लीवर 24 घंटे बना रहा है, अगर ज्यादा बन गया तो बच्चों देखो ऐसे आकर यहां पर इस थैली में आपका स्टोर होता जाएगा। तो लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बाइल जूस बनाया किसने? लीवर ने। और अगर ये ज्यादा हो गया तो ये स्टोर कौन सा अंग करता है? इसे करता है गॉल ब्लैडर, इसे करता है गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली। थैली है ये जिसके अंदर क्या रहता है? बाइल जूस रहता है, पित्त की थैली में स्टोर हो गया ऐसे। नेक्स्ट अगला, तो इस पित्त की थैली का एक ही काम होता है बेटा, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। अब आप सोचोगे मैम इसमें और कोई काम होता है कि नहीं, और क्या काम करेगी? ये लीवर के साथ कनेक्टेड है तो सिर्फ ये बाइल जूस को स्टोर करती है। तो जितना ज्यादा था वो तो यहां आकर स्टोर हो गया, बाकी का बाइल जूस लीवर ऐसे करता 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 कहां डाल देता है? इस स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में। जितना ज्यादा था बस वो यहां स्टोर होगा, बाकी का तो इस डक्ट, इस नली से होता हुआ कहां जाएगा? ड्यूडेनम में जाएगा, इस ड्यूडेनम में। और ड्यूडेनम में क्या है? फूड है, खाना है। तो इस खाने के अंदर ये डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो मैंने क्या कहा है कि जब ज्यादा होता है तो गॉल ब्लैडर में, पित्त की थैली में स्टोर हो जाता है। और जब इस पित्त की थैली में कोई प्रॉब्लम होती है, किसी इंसान के स्टोन हो जाता है, तो अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर क्या करता है? इस पित्त की थैली को काट के फेंक भी देता है ताकि इन्फेक्शन आगे ना बढ़े आपके शरीर में, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर इसके अंदर सूजन आ जाती है पित्त की थैली में, इसमें पानी भर जाता है, पस भर जाता है, या इसके अंदर कोई पथरी जम जाती है जिसके कारण वो पथरी आगे और ना फैले, आपको दर्द ना हो, आपको दवाइयां ज्यादा ना देनी पड़े, तो डॉक्टर इसे काट के फेंक देता है, ठीक है।
ये बात आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं ये जो बाइल जूस है इसका रंग कैसा होता है, किस कलर का दिखता है। बाइल जूस दिखेगा बच्चों आपको यहां पर ग्रीन कलर का। बाइल जूस होता है हरे रंग का। हरे रंग का क्यों है? क्योंकि लीवर एक पिगमेंट बनाता है। मैंने कहा था जब जब कलर पढ़ोगे तो उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? पिगमेंट। और कौन सा पिगमेंट? बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन नामक एक पिगमेंट बनाता है आपका लीवर, और इसी बिलीवर्डिन पिगमेंट के कारण आपके लीवर से निकलने वाला बाइल जूस हरे रंग का होता है। इसीलिए तो इस थैली का रंग हरा दिखा रखा है यहां पर। इसीलिए तो आप बताओगे किस लीवर का, जो लीवर से जुड़ी हुई थैली है उसका रंग हरा दिखा रखा है। इसीलिए तो ये फोटो में ये डक्ट भी हरी है। ये डक्ट भी हरी क्यों दिखा रखी है? क्योंकि यहां से, अरे खुल जा यार, क्योंकि यहां से इसको हरा क्यों दिखा रखा है? क्योंकि यहां से हरा होता हुआ कहां पर आता है? ड्यूडेनम में आता है। तो बाइल जूस की जब बात करते हैं तो बाइल जूस ने बनाया लीवर ने, ज्यादा हो गया यहां स्टोर हो जाएगा, बाकी का बाइल जूस ड्यूडेनम में आ जाएगा। रंग हरा किस पिगमेंट के कारण? बिलीवर्डिन के कारण। अब बाकी का बाइल जूस आ चुका है आपके ड्यूडेनम में। किस में आ चुका है? ड्यूडेनम में आ गया है। और ड्यूडेनम में क्या था बच्चों? फूड था। ड्यूडेनम में क्या था? फूड, खाना, खाना था। और खाने में अभी तक ड्यूडेनम तक जब भोजन आया है तो उसमें से माउथ में कुछ कार्बोहाइड्रेट थी जिसका डाइजेशन हो चुका था, और फिर कुछ पेट में प्रोटीन का डाइजेशन हुआ। अब जितनी भी फैट थी इस खाने के अंदर, फैट, फैट का मतलब होता है वसा। फैट के लिए आप क्या क्या खाते हो? देखो, आप मक्खन खाते हो, तेल खाते हो, घी खाते हो, पनीर खाते हो, है ना, इन सब में होती है फैट। तो क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा कि जितनी भी फैट होती है उस फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। कौन सा जूस? बाइल जूस फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। कैसे करता है हम अभी आपको बताएंगे। आप लोगों के जो डाउट आ रहे हैं ना, मैं सब स्क्रीन पे देख रही हूं, मैं सब अपने आप बता दूंगी सही समय आने पर, और आपके डाउट अपने आप खत्म भी हो जाएंगे, है ना। मैंने कहा कि लीवर से निकलने वाला जो बाइल जूस है वो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। अब कैसे करता है डाइजेशन में? तो उससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि बाइल जूस में होता क्या क्या है। अगर आपसे पूछ ले कि बाइल जूस का कंपोजिशन क्या है, क्या होता है बाइल जूस के अंदर, ऐसा क्या है जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, इस पित्त रस के अंदर क्या क्या होता है, क्या बनाकर भेजता है, ऐसी कौन सी जड़ी बूटी डाल के भेजता है लीवर इस बाइल जूस में कि ये बाइल जूस फैट के डाइजेशन में हेल्प कर देता है। तो सुनो, इस बाइल जूस के अंदर क्या क्या होता है। एक तो होता है पानी, वाटर, पानी होता है बाइल जूस में, लिख लीजिएगा, पानी होता है। नेक्स्ट होते हैं बाइल जूस के अंदर आयंस। दो टाइप के आयंस बड़े फेमस हैं इसके अंदर, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट्स। ये सोल्ट आयंस होते हैं, आप लिख सकते हैं इन्हें। ओह, बाइल सोल्ट्स होते हैं, आयंस नहीं, पहले सोल्ट्स लिखवा रही ना, बाइल सोल्ट्स होते हैं, बाइल सोल्ट्स बोलते हैं इन्हें, पित्त लवण बोलते हैं, आयंस नहीं, पित्त लवण, आयंस बाद में लिखवाऊंगी। दो टाइप के इस जूस के अंदर सोल्ट्स होते हैं जिन्हें हम बाइल सोल्ट्स बोलते हैं। पहला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा? सोडियम बाइकार्बोनेट। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है सोडियम ग्लाइकोलेट। सोडियम ग्लाइकोलेट। ये दो टाइप के सोल्ट प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? बाइल जूस के अंदर। अब हिंदी में सेम नाम है, आप लिख लीजिएगा, इसको लिख देती हूं हिंदी में, सोडियम ग्लाइकोलेट। सोडियम ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट, ये लो, ये हो गया। इसके अलावा दो टाइप के सोल्ट्स हो गए। इसमें कुछ होते हैं बेटा, आप बताओगे थोड़ा बहुत, जैसे क्लोरीन वगैरह, ये सोल्ट्स हो सकते हैं, लिख लेना। हल्का फुल्का सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ये थोड़े बहुत क्या होते हैं, इसमें आयंस भी हो सकते हैं, ये आयंस प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ मात्रा में होता है कोलेस्ट्रोल। अब बोलोगे मैम ये कोलेस्ट्रोल क्या होता है, तो ये हम पढ़ाएंगे आपको, लेकिन सही समय आने पर, अभी इसका कोई यूज नहीं है, सिर्फ लिख लो। कुछ होता है कोलेस्ट्रोल।
मैम जी क्या कह रहे हैं? कान्हा सांबरा क्या कह रहे हैं? एक बार सुनिएगा। मैम जी ज्योग्राफी की क्लास नहीं होती है क्या? अभी ज्योग्राफी आपका होल्ड कर रखा है ना, आपने तो कहा था कि मैम एक दिन में 5 घंटे की क्लास चाहिए, इसीलिए तो आपका क्लास होल्ड कर रखा है। नेक्स्ट क्या होता है इसके अलावा, और क्या होता है बाइल जूस में? इसे यहां थोड़ा सा इधर कर दो, एक और लिख लो। बाइल जूस के अंदर होते हैं बाइल पिगमेंट्स। बाइल जूस के अंदर होते हैं बाइल पिगमेंट। 2 टाइप के पिगमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है बिलीरूबिन। बिलीरूबिन, और ये बिलीरूबिन किस कलर के होता है? पीले रंग का होता है। बिलीरूबिन होता है बच्चों पीले रंग का, येलो कलर का। और दूसरा होता है बिलीवर्डिन। दूसरा होता है बिलीवर्डिन, और ये बिलीवर्डिन किस कलर का होता है? ये होता है ग्रीन कलर का, हरे रंग का। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। बाइल जूस के अंदर 2 बाइल पिगमेंट थे। पिगमेंट का मतलब जो रंग देने का काम करेंगे, जो किसी ना किसी चीज को कलर देंगे। पहला है बिलीरूबिन, किस कलर का है? पीले रंग का। किसको देता है येलो कलर? प्लाज्मा को। अब ये प्लाज्मा कहाँ होता है? हमारे खून में होता है, तो इसे मैं खून वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी। फिलहाल ये सुन लो कि लीवर ने एक पीले रंग का पिगमेंट बनाया जिसका नाम बिलीरूबिन है, और जो प्लाज्मा को पीला रंग देता है। दूसरा बिलीवर्डिन हरे रंग का है, और ये हरा रंग किसको देता है? बाइल जूस को देता है, पित्त रस को देता है। ये लो बच्चों, पहला क्वेश्चन ये कि प्लाज्मा का पीला रंग कौन से पिगमेंट की प्रेजेंस से होता है? बिलीरूबिन। कौन बनाता है? लीवर। बाइल जूस का रंग कैसा है? हरा। कौन सा पिगमेंट? बिलीवर्डिन। किसने बनाया? लीवर ने। नेक्स्ट, बाइल जूस में और क्या है? पानी है। इनको प्लस करते जाओ। बाइल जूस में और क्या है? 2 टाइप के बाइल सोल्ट्स हैं, पित्त लवण है। एक हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, एक हो गया सोडियम ग्लाइकोलेट। कुछ आयंस होते हैं सोडियम क्लोरीन वगैरह, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल। अब इस कोलेस्ट्रॉल को मैंने यहां स्टार्ट करके छोड़ दिया। कोलेस्ट्रॉल पढ़ाऊंगी मैं जब आपको फैट पढ़ाऊंगी तब। ये सारी चीजें हैं। जब ये सारी चीजें मिलती हैं तब क्या बनता है? बाइल जूस बनता है। तो इतना आसान तो नहीं है बाइल जूस बनाना। ये सारी चीजें मिलती हैं तब बाइल जूस बनता है। हाँ जी, बिलीरूबिन भी आपका लीवर बनाता है, और बिलीवर्डिन भी लीवर बनाता है। ठीक है। एक छोटी लीवर की वेट, छोटी लीवर मतलब किसका छोटा लीवर? हाँ अजीत, मैं समझ नहीं पाई हूं। ये सारी चीजें बाइल जूस के अंदर होती हैं। इसका मतलब मैम, जब लीवर बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में डालेगा तो ये सारी चीजें आएंगी। यस ऑफ कोर्स, खाने में ये सारी चीजें जाएंगी, है ना। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, मैं क्या बताने वाली हूं। क्या मैंने इस बोर्ड पे लिखा है कि बाइल जूस में एंजाइम होता है? क्या मैंने ये कहा है कि बाइल जूस में एंजाइम होता है? नहीं। हमारे शरीर में बाइल जूस इकलौता ऐसा जूस है जिसके अंदर एंजाइम नहीं होता। हमने कल की क्लास में पढ़ा था गैस्ट्रिक जूस, जठर रस, उसके अंदर एंजाइम थे। याद करो कौन कौन से? पेप्सिन, रेनिन। लेकिन क्या मैंने बोर्ड पे लिखा है कि यहां पर कोई एंजाइम होता है? नो 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 नो। और यही एग्जाम में आता है कि वो कौन सा जूस है जिसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता। जिसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता बच्चों, वो बाइल जूस है। कौन सा जूस है? बाइल जूस। गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम होते हैं, आपके सलाइवा में एंजाइम होते हैं, लेकिन इस जूस में एंजाइम नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे जब एंजाइम नहीं है तो फिर डाइजेशन कैसे होगा? फिर बाइल जूस डाइजेशन में हेल्प कैसे करता है? तो बाइल जूस हेल्प करता है अपने इन बाइल सोल्ट्स की प्रेजेंट में। इसके पास ये सोल्ट हैं। ये सोल्ट कौन कौन सा? सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम ग्लाइकोलेट। भले इसके पास एंजाइम नहीं है, लेकिन इसके पास 2 सोल्ट हैं, 2 लवण हैं। 2 लवण हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट। और इसी की हेल्प से, इन दोनों सोल्ट की हेल्प से लीवर क्या करता है? जो बाइल जूस बनाता है, वही बाइल जूस जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वहां पर फैट का डाइजेशन करता है। अब ये एक्चुअल डाइजेशन नहीं करता है, ये फिजिकल डाइजेशन करता है। अभी हम आपको इसको बताते हैं फिजिकल डाइजेशन का मतलब क्या होता है। लेकिन ये बात याद रख लेना कि इसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता है। तो जैसे ही
आपके ड्यूडेनम में ऐसे, इस ड्यूडेनम के अंदर बाइल जूस आया, यहां पर पहले से ये खाना पड़ा था, ये मान लो फूड है, मैं एकदम बच्चों की तरह पढ़ा रही हूं आपको, और मान लो ये हरे हरे रंग का आपका क्या आ गया पीछे से, ऐसे जूस आ गया, जो जूस किसने बनाया था, लीवर ने, ये बाइल जूस आ गया। तो अब क्या करेगा बाइल जूस, जैसे इस खाने के अंदर जितनी भी फैट हैं उन फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बाइल जूस किस प्रोसेस पे काम करता है, या लीवर के द्वारा भेजा गया बाइल जूस किस प्रोसेस पे काम करता है, आप बताओगे वसा का पाइसीकरण करता है। एग्जाम का क्वेश्चन है ये, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वसा का पाइसीकरण करता है। कैसे करता है, तो आपके ड्यूडेनम में जो फैट होती हैं वो ऐसे बड़ी बड़ी होती हैं, ऐसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल की फैट हैं। तो जैसे ही बाइल जूस आता है तो बाइल जूस क्या करेगा, इस फैट को ऐसे छोटी छोटी फैट की बूंदों में तोड़ देता है, ऐसे छोटी छोटी ड्रॉप में तोड़ देता है। ऐसे ये एक बड़ा सा फैट था, ये छोटी फैट है, और छोटी फैट को कहा जाता है फैटी एसिड्स। क्या कहा जाता है, फैटी एसिड्स, वसीय अम्ल कहा जाता है, वसीय अम्ल कहा जाता है। और इस फैट की बड़ी ड्रॉप का फैट की छोटी ड्रॉप में टूटना इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहलाता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहलाता है, पाइसीकरण कहलाता है। और किसने किया है ये पाइसीकरण, तो ऊपर लिख दो बाइल जूस ने। लेकिन बाइल जूस में एंजाइम नहीं थे, बाइल जूस के सॉल्ट्स का कमाल है ये। बाइल जूस के अंदर जो सॉल्ट थे ना, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम ग्लाइकोलेट, उन दोनों ने फैट की बड़ी बड़ी बूंदों को फैट की छोटी छोटी बूंद, जिसे आप वसीय अम्ल बोलते हैं, उनमें बदल दिया है। और फैट की बड़ी बड़ी बूंदों का फैट की छोटी छोटी बूंदों में टूटना, अब ये क्या होगा, ये सारी की सारी फैटी एसिड्स आगे जाकर ये फैटी एसिड और छोटी टूटेंगी, किसमें, तो ग्लिसराइड में टूट जाएंगी। और 3-3 ग्लिसराइड जुड़ने से एक फैट बन जाता है, वो आगे आपको पढ़ाएंगे, अभी नहीं। बस ये याद रखना कि यहां पर फैट का पूरा डाइजेशन नहीं होता है, पार्शियल डाइजेशन होता है। पार्शियल डाइजेशन का मतलब है आधा अधूरा, आंशिक तौर पे डाइजेशन हुआ है वसा का, पूरा नहीं हुआ है, आंशिक तौर पर पाचन हुआ है। किसने करवाया है, बाइल जूस ने। और किसने करवा दिया, फैट की बड़ी बूंद को फैट की छोटी बूंद में तोड़ दिया वसीय अम्ल में। अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो ये फैटी एसिड्स आगे चलकर टूटेंगी बेटा ग्लिसराइड में, फिर 3-3 ग्लिसराइड का अणु जुड़ेगा तो एक फैट बनता है, वो सब आगे पढ़ेंगे। तो यहां तक मैंने क्या बताया कि बाइल जूस लीवर ने भेजा, कहां भेज दिया, कहां भेज दिया, तो आप क्या बताओगे, हमारे ड्यूडेनम वाले पार्ट में। ड्यूडेनम में क्या था, भोजन, खाना, उस खाने में क्या थी, फैट, और फैट बड़ी बड़ी ड्रॉप्स की, तेल घी की बूंदे। तेल और घी खाते हो आप, या पनीर के अंदर जो फैट होता है, या चीज खाते हो, मक्खन खाते हो, छाछ पीते हो, इनका फैट जिनमें बड़ी बड़ी बूंदे हैं, उन सारी बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है। किस प्रोसेस के द्वारा, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बाइल जूस किस प्रोसेस पे काम करता है, आप क्या बताओगे, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता है, वो अपने सॉल्ट, अपने लवणों की सहायता से इमल्सिफिकेशन प्रोसेस पे काम करता है। और इमल्सिफिकेशन बोले तो फैट की बड़ी बूंद को फैट की छोटी बूंदों में, बोले तो फैटी एसिड्स में, वसीय अम्ल में तोड़ देता है। ठीक है, तोड़ देता है। तो इस तरीके से लीवर ने क्या किया, आपके डाइजेशन में हेल्प की। किसको डाइजेशन, किसके डाइजेशन में, फैट के डाइजेशन में हेल्प की। सिर्फ लीवर फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, इतनी बात को आप याद रखिएगा। ये तो लीवर का रोल था डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसके अलावा लीवर बेटा बहुत काम करता है। अंतर्ग्रहणी धनंजय कुमार, ठीक है, समझ गए मेरी बात। आप एक बार फिर से सुन लो, लीवर है, लीवर ने बनाया, अब सिर्फ सुनते जाना, मैं रिवाइज करवा रही हूं आपको। लीवर ने जूस बनाया, अगर वो जूस ज्यादा बन गया तो उसने स्टोर कर दिया अपनी थैली में। कौन सी स्टोरी, कौन सी थैली, पित्त की थैली में। बाकी का बाइल जूस कहां आ गया, ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में क्या था, खाना, खाने के अंदर क्या थी, फैट,
फैट बोले तो वसा, जो आप ड्रॉप की फॉर्म में खाते हो, जो आप क्या बूंदों की फॉर्म में खाते हो, जैसे तेल खाया, घी खाया, मक्खन खाया, बटर खाया, चीज खाया, ये सब, ठीक है। उस फैट की बड़ी बड़ी बूंदों को बाइल जूस जो है वो अपने बाइल सोल्ट्स की हेल्प से छोटी ड्रॉप्स में, छोटी ड्रॉप बोले तो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो इस तरीके से लीवर ने डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प की, इसीलिए हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर पढ़ना पड़ता है। और लीवर को हम एक ग्रंथि मानते हैं बिकॉज लीवर जूस बनाता है, और जूस बनाने वाले अंग को हम ग्रंथि बोलते हैं। लीवर किससे जुड़ा हुआ है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन के किस हिस्से से? ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ है। तो ये तो हो गया लीवर का रोल डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसके अलावा लीवर बहुत सारे काम करता है, धीरे धीरे आगे की क्लासेस में सब समझ में आएंगे, अभी मैं लिखवा देती हूं, ठीक है। सिर्फ इतना सारा काम फैट को डाइजेशन करने के लिए होता है। और एक बात बताऊं आपको, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनमें से सबसे ज्यादा समय लगता है फैट का डाइजेशन होने में। सबसे ज्यादा फैट को डाइजेशन करने में ज्यादा समय लगता है, और बहुत आसानी से ही डाइजेशन होता भी नहीं है फैट का। अब मैं अगर बात करती हूं किसकी, कि इसके अलावा और क्या क्या फंक्शन है लीवर के। फंक्शन ऑफ लीवर लिख दीजिए। यकृत के कार्य, वो तो हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे हेल्प की। यकृत के कार्य, और क्या क्या काम करता है आपका लीवर, आपका जिगर, इसके अलावा तो लिखिए जरा एक एक करके। पहला फंक्शन तो लिख दो, फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस। पहला कार्य लिख दो, फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस। पित्त रस का निर्माण करना। कौन से रस का? पित्त रस का। तो पित्त रस क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। पित्त रस का निर्माण करना पहला फंक्शन आपके लीवर का। दूसरा लिखिएगा, दूसरा लिखिए, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। आपके खून में होती हैं आरबीसी, लाल रुधिर कोशिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, और ये आकर टूटती हैं लीवर में। आरबीसी का टूटना, अब आरबीसी स्प्लीन में भी टूटती हैं और लीवर में भी टूटती हैं। लीवर में बहुत कम टूटती हैं, स्प्लीन प्लीहा में ज्यादा टूटती हैं, वो आगे पढ़ाएंगे। मैं सिर्फ पढ़ा रही हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा अभी फिलहाल तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये आगे पढ़ाऊंगी एक एक करके चैप्टर में, जहां जिसका। अब देखो, ये अभी काम आ रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो मैंने इसके बारे में पढ़ाया। जब मैं ये आरबीसी कहाँ पढ़ाऊंगी? जब मैं आपको ब्लड करवाऊंगी तब पढ़ाऊंगी। तो किसी को समझ में आ रहा है तो लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है, लीवर क्या करता है? विटामिन को स्टोर करता है। विटामिन्स को स्टोर करता है, विटामिन्स को स्टोर करता है। और मेनली कौन कौन सी विटामिन? सुनिएगा, कौन कौन सी विटामिन? तो विटामिन ए, डी, ई, के, इन्हें स्टोर करता है। नेक्स्ट, जब आपके बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है तो उसे ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है, ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। मैं सिर्फ लिखवा रही हूं, आज लिख के छोड़ दो, आगे आगे पढ़ाऊंगी, सब समझ में आएंगे। आप फिर याद करोगे, हाँ मैम आपने लीवर वाली क्लास में बताया था हमें ये चीज। नेक्स्ट लिखो, लीवर का काम, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, यूरिया का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। अब मैं ये सारे यहां नहीं पढ़ा सकती क्योंकि हमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी तो कंप्लीट करना है ना। यूरिया का निर्माण करना, लेकिन आएंगे सब, धीरे धीरे आएंगे। निर्माण करना। नेक्स्ट लिखो, अगला और क्या है लीवर का काम? नेक्स्ट काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफाई करना आपके बॉडी को, जहरीले पदार्थों का प्रभाव कम करना, जहरीले पदार्थों का प्रभाव कम करना। प्रभाव कम करना, सब समझ में आएंगे। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ हिपैरिन, फॉर्मेशन लिखो, प्रोडक्शन से अच्छा रहेगा। ओ भाई रुक जा 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 रुक जा, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ये लो। नेक्स्ट लिखो अगला, फॉर्मेशन ऑफ हिपैरिन, सब आते हैं एग्जाम में। हिपैरिन का निर्माण करना क्या होता है आगे बताएंगे। लीवर को मजाक में मत लेना कभी, लीवर बहुत काम करता है, हल्की चीज नहीं है लीवर।
नेक्स्ट अगला और क्या काम हो सकता है? नेक्स्ट आप बताओगे फैगोसाइटोसिस करना। फैगोसाइटोसिस हिंदी में बोलते हैं भक्षण करना। किसका? कोई बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है उसका भक्षण करना। एक कह रहे इंसुलिन, इंसुलिन कौन बनाता है? कहां से पढ़ के आए हो कि इंसुलिन लीवर बनाता है? गलत पढ़ के आए हो, इंसुलिन पैनक्रियाज बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अगला क्या लिख सकते हो? फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, लेकिन बहुत कम, बहुत कम। ये कुछ फंक्शन है आपके लीवर के, आपको सिर्फ आज यही समझ में आया होगा, लेकिन धीरे धीरे करके मैं इसके अलावा भी हैं 5-7 और, ये सारे आपको समझ में आएंगे। धीरे धीरे करके ये सब समझ में आएंगे, आपको सब पढ़ाऊंगी आगे, है ना? धीरे धीरे समझ में आएंगे, अभी नहीं समझ में आएंगे। ठीक है मैम, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। हाँ, अरे सब पढ़ाएंगे हम आपको, रुक जाओ, सब रुक जाओ। ठीक है, लीवर इज द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन। सबसे बड़ा, अगर आप जितने भी सारे आपके इंटरनल ऑर्गन देखते हो ना, जिसमें आपका पैनक्रियास हो गया, आपका हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, इन सब में सबसे बड़ा होता है लीवर। इसीलिए तो लीवर को बोलते हैं सबसे बड़ा और सबसे भारी आंतरिक अंग। ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे भारी आंतरिक अंग होता है लीवर। आप लिख सकते हैं इस चीज को अगर आपको लिखना है तो। अगर आपसे एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे ना लीवर के बारे में, मैं आपको सेपरेट पढ़ाऊंगी लीवर, चिंता मत करो, पढ़ाऊंगी मैं आपको लीवर। जब आप लीवर के बारे में बात करते हो ना, तो लीवर क्या होता है आप बताओगे? इट इज द हैवीएस्ट हैवीएस्ट की स्पेलिंग क्या होती है? HEAVIEST, हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। देख लेना स्पेलिंग सही है क्या? इंटरनल ऑर्गन, यह है सबसे भारी और सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। सबसे भारी, सबके अंदर सारा का सारा भारी, सबसे भारी और सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। पैनक्रियास, ब्रेन, किडनी, इन सब में बड़ा कौन होता है? लीवर। सबसे बड़ा भाई है लीवर, और इसी को कहा जाता है नेक्स्ट, लीवर को ही कहा जाता है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ग्रंथि क्यों बोला? क्योंकि लीवर क्या बनाता है? एक बाइल जूस बनाता है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी कौन होती है? लीवर होती है। ये सारा का सारा आपसे पूछे तो सारा आप बता सकते हो। ठीक है, सारे। अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने लीवर ने कैसे हेल्प की? तो आप बताओगे डाइजेस्टिव सिस्टम ने लीवर ने क्या किया? लीवर ने बाइल जूस भेजा, और बाइल जूस कहां भेजा? ड्यूडेनम में भेजा। और ड्यूडेनम में क्या था? फूड। और उस फूड में किसका डाइजेशन करा? फैट का, वसा का पाचन कर दिया। तो जैसे ही अब इस लीवर से, ये मान लो आपका ड्यूडेनम है, ये मान लो आपका ड्यूडेनम है, तो इस ड्यूडेनम में यहां आपका लीवर था, ऐसे ऐसे आपका लीवर था, तो लीवर ने ऐसे भेज दिया अपना बाइल जूस। तो इस ड्यूडेनम के अंदर पाइप है, तो पाइप सा है ना ऐसे, तो इसके अंदर खाना था, इस खाने के अंदर डाइजेशन हो गया। अब जैसे ही पीछे से हिस्से से ऐसे फूड चल के आ रहा है, तो यहां पर होता है एक और ऑर्गन जिसे बोलते हैं हम पैनक्रियास, जिसे हम क्या बोलते हैं? पैनक्रियास अग्नाशय। अब अग्नाशय को दिखेगा कि भैया यहाँ पर फूड आ चुका है, तो अग्नाशय भी क्या बनाएगा? अपना एक जूस बनाएगा, और अग्नाशय भी अपना जूस बनाकर यहाँ ट्रांसफर कर देगा। एक जूस बनाएगा जिसे हम पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं, उसके बारे में हम कल बात करेंगे, अभी नहीं बात करेंगे। अभी मैं आपको 2 पॉइंट और लिखवा रही हूँ, सिर्फ वो लिख लो। क्या? सबसे पहला तो देखो, एक क्वेश्चन आता है कि बाइल जूस की पीएच वैल्यू कितनी होती है? बाइल जूस जो बनाया है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो अगर आपसे पीएच वैल्यू पूछे किसकी? बाइल जूस के पीएच वैल्यू का मान पूछे, तो आप बताओगे ये बेसिक प्रकृति का होता है, 7.5 से 8.5 नेचर का होता है। ये बेसिक प्रकृति का होता है बच्चों, क्षारीय प्रकृति का होता है ये। और अगर आपसे पूछे कितना बनता है एक दिन में बाइल जूस, तो अप्रोक्स 700 से 800 लीटर आपके एक दिन में बन जाता है। हाँ,
9 भी हो सकता है, 8.1 भी आ सकता है, ये रेंज यही रहती है, रेंज यही रहती है। अब आपसे पूछे कि एक दिन में कितना बाइल जूस बनता है, अप्रोक्स 700 to 800 ml पर डे। एक दिन में इतना बाइल जूस आपके बॉडी में बनता है, इतना बाइल जूस आपके बॉडी में बनता है। ठीक है, म्यूकस लेयर में सेल्स होती हैं धनंजय, वो बेस रिलीज करती हैं। वो रिलीज क्या करती हैं, खुद बेसिक मीडियम की होती हैं। वो ज्यादा फैट खाने से लीवर खराब हो जाता है? हाँ जी बिल्कुल हो जाता है, हम सब बताएंगे। ठीक है, अब हम कल पढ़ेंगे ड्यूडेनम में दूसरा, पहला तो लीवर हो गया, ड्यूडेनम से लीवर जुड़ा हुआ था, वो खत्म हो चुका। अब दूसरा पढ़ेंगे पेनक्रियाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये पेनक्रियाज, बहुत क्वेश्चन आते हैं, इससे हम कल पढ़ेंगे। पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू ही स्टमक से आपने स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आता है, पेरिस्टालसिस हो रहा है। जो फूड पाइप में बताया था ना, वही पेट से आगे की तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी यहां से ये पूरा का पूरा पेरिस्टालसिस हो रहा है। ऐसे पेरिस्टालसिस क्रमाकुंचन हो रहा है, और क्रमाकुंचन के द्वारा ये ऐसे खाना आगे जाता है। ठीक है, कल बताया तो था मैंने आपको, क्रमाकुंचन बताया था ना, तो सारे के सारे आप बताओगे बेटा क्रमाकुंचन प्रोसेस के थ्रू ही आता है, क्रमाकुंचन के थ्रू ही आता है। कफर सेल्स क्या होती है मैं सब आपको पढ़ाऊंगी आगे, रुक जाओ अभी नहीं। कफर सेल्स भी आपको पढ़ाऊंगी आगे। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में यहीं तक है। मैं अब कल आपको पेनक्रियाज